Hi student, today I will tell you about the topic hunger, hardship and popular revolt. This is from the third part of the history lesson Rise of the Nationalism in Europe. अब देखना यह है कि इस लेसन में जो मुख्य रूप से टॉपिक जो दिया गया है उसका नाम है भूख, मुश्किल और मुख्य रिवोल्ट, यानी कि मुख्य रिवोल्ट का मतलब एक तरीके से होता है मतलब रिबेलियंस, विद्रोह, बगावत। 1830 के जो साल थे वो आर्थिक मुश्किलों के साल के रूप में देखे जाते हैं। 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में अगर देखा जाए तो जनसंख्या जो बढ़ती है वो एक मुख्य मतलब समस्या के रूप में दिखी जा रही है। मतलब जनसंख्या का बढ़ना पूरे यूरोप में एक मुख्य समस्या के रूप में देखा जाता है। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे जो कंट्री थे यूरोप के, उसमें जो लोग थे मुख्य तौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने की वजह से काम की तलाश में आने लगे थे, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में अब उतना ज़्यादा मतलब एक तरीके से प्रॉमिस नहीं रह गया था कि लोग उसमें टिक पाते, क्योंकि बहुत तेज़ी से अब इंडस्ट्रीज़ डेवलप होनी थी इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, मतलब कुल मिला के यूरोप के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में या सिटीज़ में। तो जो पॉपुलेशन थी रूरल एरियाज़ में, अब वो माइग्रेट कर रही थी शहरों की तरफ, जिसकी वजह से जो शहरों में जो जनसंख्या थी वो एक तरीके से ओवर क्राउड हो रही थी, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों में बेइंतहासा तरीके से इनसे की जनसंख्या बढ़ रही थी, जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम पैदा हो रही थी, जैसे कि लोगों के लिए एकोमोडेशन नहीं थे, लोगों के लिए जॉब नहीं थे, लोगों के लिए मतलब ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, सीवेज लाइन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसी बहुत सी छोटी और बड़ी प्रॉब्लम देखी जा रही थी। और जो शहर के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे उस समय पर। जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे कस्बों के उस समय पर, तो उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि जो वो सामान बनाते थे वो तो था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का या कॉटेज स्केल इंडस्ट्री का, जो कि मुख्य तौर पर उनके हाथों से बनाया जाता था। लेकिन वो जो सामान जो कि इंग्लैंड से आ रहा था 1830 के दौरान, 1848 के दौरान, तो वो सामान था जो केवल मशीनों से बनाया जाता था, जिसकी वजह से जो ये जो प्रोड्यूसर थे छोटे स्केल के, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि इनका एक तो ना तो सामान बिक पा रहा था, अगर सामान बिकता भी तो क्वालिटी की मामले में तो शायद आगे हो सकता था, बट प्राइसेस के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे हो रहा था, जिसकी वजह से उनको मतलब लगातार अपने प्रोडक्शन में मतलब चेंज करना पड़ता था, या फिर इनको और भी दूसरे तरीके अपनाने पड़ते थे, बट वो काफ़ी नहीं थे, क्योंकि वो जो सामान था लार्ज स्केल प्रोडक्शन के तो बनना था एक तरीके से देखा जाए तो। सबसे जो मुख्य बात थी, जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन था, वो अब घरों से निकल के वर्कशॉप से होता हुआ अब आंशिक रूप से मतलब मशीनीकृत हो चुका था। और जो बहुत सारे क्षेत्र थे यूरोप के जहाँ पर जो कुलीन वर्ग था पहले से ही पावर में था, जिसमें जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करते थे, खास तौर से फेडरल ड्यूज़, यानी कि जो उनको लैंडलॉर्ड को देने वाले जो ड्यूज़ होते हैं वो उनके बकाया थे, उसके ऊपर बर्डन बराबर बढ़ रहा था। ऑब्लिगेशन यानी कि बहुत ज़्यादा दूसरे और भी टैक्सेस वगैरह उनके ऊपर लगाए जा चुके थे। तो फूड के प्राइसेस थे उन दौरान, यानी कि जब बेड हार्वेस्टिंग ईयर थे उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, और गरीबी एक तरीके से पूरे देश में एक कॉमन मास सी हो गई देखने वाली चीज़ के रूप में। फिर देखिए 1848 में हुआ ये कि जब फूड की शॉर्टेज हो गई पूरे यूरोप में, पूरे मतलब फ्रांस में, इंग्लैंड में, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से जो लोग थे वो अब सड़कों पे आ गए थे अपने घरों से, और उन्होंने बैरिकेड तोड़ के जो लुइस फिलिप थे जो फ्रांस के राजा थे, इनको ज़बरदस्ती वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि अब उनकी जान का खतरा था यहाँ पर। अब आगे ये होता है कि जो नेशनल असेंबली होती है वो पहले से ही सफ़रेज मूवमेंट के थ्रू जो लोग कर रहे थे वहाँ पर, उसमें इनकी उम्र को 21 ईयर्स कर दिया गया था, 25 ईयर से, जब नेशनल असेंबली ने ये डिसीजन उठाया था 1789 के बाद में। तो जो नेशनल वर्कशॉप थी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी देना शुरू कर दिया था इस प्रकार के उम्र के लोगों को। लेकिन 1845 में, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं 1848 से पहले की, 3 साल पहले की, जो वेवर थे, कहाँ पर वेवर का मतलब होता है जुलाहे, जो बुनने का काम करते हैं, सिलिशिया में। सिलिशिया एक टाउन है, छोटा सा कस्बा है, कहाँ का, फ्रांस का।
इसमें एक रिवोल्ट हुआ, बगावत हुई। किसके अगेंस्ट में? कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में, जो कि उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करता था और उनको ऑर्डर भी फिनिश करवाता था, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ वो उनके पेमेंट को कम भी कर दिया करता था। क्योंकि जो जर्नलिस्ट थे विलेहेम वोल्फ, जो कि किसी न्यूज़पेपर के एडिटर थे, उन्होंने इस घटना को डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से सिलिशियन विलेज को, मतलब कैसे उन्होंने इस घटना को दिखाया। देखिए, जो एक गांव था जिसमें कि 1800 के आसपास लोग रहते थे, जो कि कॉटन वेविंग का जो कि काम करते थे, जो कि उनका मुख्य व्यवसाय भी था। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी मुश्किल थी किसकी? वर्कर्स की, वो ये थी कि उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते थे। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने उनके प्राइसेस को कम कर दिया, और उसका रीज़न ये था कि जो यहाँ पर लोग थे वो पूरी तरीके से जॉब के लिए उत्साहित थे, उत्सुक थे, और इसी चीज़ का फ़ायदा उसने उठाया, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, जो लोग ये सिलिशिया में रहते थे। तो घटना को इस प्रकार से उसने बोला है कि 4 जून को 2 बजे के आसपास दोपहर के बड़ी संख्या में जो भीड़ होती है वो वेवर्स की, मतलब अपने घरों से बाहर निकलती है और मार्च करते हुए मतलब किसके मेंशन में पहुंच जाती है? पेरिस में, वो कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन में पहुंच जाती है। मेंशन का मतलब होता है उसके, मतलब घर में पहुंच जाती है, जहां पर वो डिमांड उठाने लगते हैं कि अब उनको ज़्यादा पैसे चाहिए काम करने के बदले में। तो उनके संग व्यवहार जो होता है बहुत ज़्यादा गाली गलौज के संग बहुत अभद्र भाषा का भेद व्यवहार किया जाता है। इसी वजह से जो ग्रुप होता है उन्हें विद्रोहियों का, वो उनके घर में घुस जाता है। उनकी जो बहुत ज़्यादा नाजुक सी जो खिड़कियों के जो पेंस होते हैं, जो कि कांच के बने होते हैं, उनको तोड़ देते हैं, फर्नीचर और ऐसी बहुत सी चीज़ों को। जो दूसरा ग्रुप होता है वो उनके स्टोर हाउस में घुस जाता है और वहाँ पर वो जो क्लॉथ होते हैं या दूसरी चीज़ें होती हैं उनको लेके भाग जाते हैं वो लोग। भी जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वहाँ से अपनी फैमिली के साथ भाग जाता है पड़ोस के गांव में, जहाँ पर उसके फैमिली को वहाँ पर जो गांव वाले होते हैं उसको रोकने से मना कर देते हैं। फिर वो विदिन 24 आवर्स में अपनी सेना को इकट्ठा करता है और इसके बदले में वो 11 जो वेवर्स होते हैं उनको मार देता है। तो जो घटना है वो इस प्रकार से बताई गई है कि जो मतलब इसमें फ्रांस में जो कंडीशन थी किसकी? ऑक्यूपेशंस की, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा जोरों पे थी, और क्या मुश्किलों के दौर थे उस समय पर जो लोग वहाँ पर महसूस करते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसके आंसर आप लोग दे सकते हैं, जैसे कि what was the main problem of the France या यूरोप ड्यूरिंग द ईयर 1830 to 1848? मेन प्रॉब्लम तो आप बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलिज्म। फिर इसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम आप जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ द फ्रांस और द यूरोप? तो उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनको दे वर फेसिंग द स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़। फिर इसके अलावा जो वीवर थे वो किसका मतलब व्यवसाय करते थे? तो आप बोल सकते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का व्यवसाय करते थे वो, ठीक है ना। तो कौन सा वो टाउन था जहाँ पर ये घटना हुई थी, रिवोल्ट हुआ था? तो आप बोल सकते हैं सिलिशिया में हुई थी ये घटना, ठीक है ना। और किसके अगेंस्ट में हुई थी ये घटना जो इसमें रिवोल्ट हुआ था? तो आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर। वो जो जर्नलिस्ट था वो कौन था? विलियम वोल्फ, जिसने इस घटना को न्यूज़पेपर में शो किया था, ठीक है ना। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर बन रहे हैं, आपको इनके आंसर खुद से डेवलप करने होंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू टू लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी।